नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में। शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, मेरिट निर्धारण सहित सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। हमें पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई क्वेरी नहीं रहेगी। जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चीजें जारी हुई हैं, सारी चीजें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जो भी आपके मन में डाउट हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको अपनी शैक्षिक योग्यता को अच्छी तरीके से समझ लेना है कि शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है, हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सारी चीजें। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने ओपन किया हुआ है। ये एक शासनादेश है जो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जारी हुआ है 19 फरवरी को, और यही नोटिफिकेशन है जो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है, सारी चीजें इसी में दी गई हैं और इसी के माध्यम से हम आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया ये जो भर्ती होगी इसका नाम है जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021। इस नाम से इस भर्ती को जाना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आयु सीमा के बारे में इन्होंने शैक्षिक अर्हता के बारे में ये बताया है कि जो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता होगी वो 1978 सातवां संशोधन नियमावली 2019 दिनांक 4/12/2019 के नियम 4 के अनुसार होगी। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर उन्होंने ये बताई है। तो चलिए ये 4/12/2019 की नियमावली भी हम आपको दिखा देते हैं। इसको भी हमने डाउनलोड कर लिया है। तो ये आप लोग देखेंगे, ये नियमावली है 4 दिसंबर 2019 की, यानी 4/12/2019 की। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने मेंशन किया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है भाई पॉइंट नंबर 4 इनका, और यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बताई है। तब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। सबसे पहले बोला गया किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक पद के न्यूनतम अर्हताएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और राज्य सरकार या एनसीटी परिषद द्वारा कोई प्रशिक्षण उपाधि जो निम्नलिखित है, ठीक है। कई सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बताई गई, इनमें से कोई आपके पास है तो आप आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे बोला गया इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, यानी जैसे आपने डीएलएड वगैरह किया हो या कोई और आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं, बशर्ते यहाँ पर आपका जूनियर स्तर का टेट या सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट बोला गया है यहाँ पर कि कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी बीएड, यानी ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए, साथ में बीएड है तब भी आप पात्र हैं। साथ में जूनियर स्तर का टेट या सीटेट, ये कहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर नीचे आएंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर ये नीचे दिया गया है कि राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित किसी अध्यापक पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक स्तर के उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये, साथ में जूनियर स्तर का टीईटी, चाहे वो यूपी टेट हो या सीटेट हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि जो लोग बीएड किए हैं उनके साथ 50% की कंडीशन लगा दी गई है, ठीक है। लेकिन जो लोग डीएलएड किए हैं उनके लिए 50% की कोई भी कंडीशन ग्रेजुएशन में नहीं है। तो जो लोग डीएलएड किए हुए हैं या बीटी से किए हुए हैं उनके लिए 50% हो, 45% हो, 40% हो, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं उनके साथ यहाँ पर 50% की बाउंडेशन लगी है, साफ शब्दों में आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर इन्होंने ये स्पष्ट नहीं करी है कि जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 5% की छूट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये सारी चीजें नहीं दी गई हैं। आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपको दिख जाए तो आप जरूर हमें सूचना दीजिएगा इसके बारे में।
अब वैसे हमने इसका नोटिफिकेशन पढ़ा हुआ है, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं बोला गया कि रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%, लेकिन बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कि 47%, 48%, 49% में अटके हुए हैं। पीजी के बेस पर उन्होंने बीएड किया है, तो उनके लिए यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं किया गया, ना ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया है इस शासनादेश में, इस नोटिफिकेशन में। ठीक है, फिर नीचे दिया गया बेसिक टीचर सर्टिफिकेट, जिसके बाद बीटीसी का है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय बीएड कोर्स किया हुआ है, तब भी आवेदन कर सकते हैं। 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड या बीए एड या बीएससी एड कोर्स है, तब भी आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब जहां जहां पर बीएड आएगा वहां 50% की कंडीशन इन्होंने रखी है, लेकिन बीटीसी या डीएलएड वालों के अभ्यर्थियों के साथ कोई 50% की कंडीशन नहीं है। एक तरीके से पक्षपात ही यहां पर मुझे लगता है हो रहा है, क्योंकि जब बीटीसी को आप अलाउ कर रहे हैं तो यहां पर भी अलाउ करना चाहिए बीएड को, लेकिन इन्होंने अलाउ नहीं किया है। 50% कंडीशन उन्होंने बोल दी है। यहाँ पर बोला गया कि सीटीटी या यूपीटेट उच्च प्राथमिक स्तर का, यानी कक्षा 6 से 8 तक का क्वालिफाई होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ गए होंगे, 50% की कंडीशन भी समझ गए होंगे जो यहाँ पर दी गई है। सारी चीजें मैं ऑफिशियली आपको दिखा रहा हूं। बाकी प्रधानाचार्य के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी अंतर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सिर्फ अंतर ये है कि इनको एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा। अब एक्सपीरियंस कहाँ का मानेंगे ये लोग, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये नीचे दिया गया कि बेसिक शिक्षा परिषद के किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अथवा उच्च बेसिक स्कूल में 5 वर्षीय अध्यापन का अनुभव, यानी जो स्कूल हो वो बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त स्कूल हो। जैसे 6 से 8 तक का कोई स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल 9-10 की कक्षाएं चलती हैं वहां पर, तो अगर वो मान्यता प्राप्त स्कूल है तो आप लोग यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। अब कई सारे अभ्यर्थी ये भी पूछेंगे सर सीबीएसई बोर्ड का हमारा स्कूल है, वहां पर हमने पढ़ाया हुआ है, तो वहां का लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो दोस्तों अगर नोटिफिकेशन के बारे में अगर मैं स्पष्टीकरण दूं तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद बोला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब सीबीएसई वाले जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अपना अध्यापन का अनुभव नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि साफ शब्दों में यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया। फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, बाद में हो सकता है अगर कोई दिक्कत नहीं आती तब तो ठीक है, नहीं हो सकता है बाद में ये लोग प्रॉब्लम करें। बाकी इच्छा आपकी है, जो चीजें यहाँ पर लिखी है मैंने वो चीजें आपको बता दी। ठीक है, आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। आयु सीमा चलिए देख लेते हैं। आयु सीमा देखिए यहाँ पर इन्होंने आई थिंक इसमें नहीं बताई है, इसी नियमावली में ही बताई है कि आयु सीमा जो यहाँ पर है वो इन्होंने बताई है 62 वर्ष अधिकतम 62 वर्ष होनी चाहिए। सॉरी हाँ देखिए यहाँ पर आयु सीमा जो यहाँ पर बोली गई, सहायक अध्यापक के लिए मिनिमम 21 ईयर्स यानी 21 साल और अधिकतम 40 साल। ठीक है, ये सहायक अध्यापक के लिए 21 से 40, और जो प्रधानाचार्य हैं उनके लिए यहाँ पर बोला गया है, ये देखिए नीचे यहाँ पर लिखा है, प्रधानाचार्य के लिए यहाँ पर बोला गया है कि न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष होगी प्रधानाचार्य के लिए। बाकी अधिकतम का यहाँ पर कुछ भी उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। और जो रिजर्व कैटेगरी है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, उनको 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट रहेगी। ठीक है, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको ऊपरी सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। ठीक है, और जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में 15% की छूट रहेगी। प्रधानाध्यापक के लिए ऊपरी सीमा नहीं दिया गया है, मिनिमम बोला गया है कि न्यूनतम 30 साल। अब दोस्तों पेपर के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर एग्जाम कैसा होगा। ठीक है, जो यहाँ पर विषय बताएगा उनका कैसे चयन होगा, ग्रेजुएशन के आधार पर चयन होगा कि अपने हिसाब से कुछ भी चुन सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखें तो 3 कैटेगरी दी गई हैं। इसमें से पहला जो बोला गया है कि भाषा शिक्षक के लिए उन्होंने बता दिया कि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से कोई एक करना होगा, चाहे संस्कृत, चाहे हिंदी, चाहे अंग्रेजी। दूसरा यहाँ पर बोला गया सामाजिक अध्ययन वाला, सामाजिक अध्ययन के लिए सामाजिक अध्ययन, और तीसरा बोला गया विज्ञान एवं गणित। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है नीचे का, खा, गा अथवा में से कोई भी एक।
अब ये जो वैकल्पिक विषय, इनका निर्धारण किस तरीके से होगा, इनका चयन किस तरीके से होगा, इसके लिए नोटिफिकेशन में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। ये बहुत बड़ी फॉल्ट है आयोग की कहें या सरकार की कहें कि इनका स्पष्टीकरण नहीं दिया है, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ भी यहां पर नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जिसका मन हो संस्कृत ले, जिसका मन हो हिंदी ले, जिसका मन हो सामाजिक अध्ययन ले, जिसका मन हो विज्ञान गणित ले, कुछ भी ले ले, क्योंकि कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उन्हें दिया ही नहीं है। तो अपने मन से आप लोग इसको चूज कर सकते हैं, नहीं तो वैसे इनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताना चाहिए था कि जिन्होंने ग्रेजुएशन में विज्ञान फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, वो लोग विज्ञान गणित के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने एसएसटी पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, सामाजिक अध्ययन के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस तरीके से उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो इसका मतलब है का खा गा इसमें से कोई भी एक खंड अपने हिसाब से आप लोग ले लीजिए, यही इसका मतलब है। अगर मैं स्पष्ट शब्दों में बात करूं, ये एक बड़ी फॉल्ट है, इन्होंने नहीं बताई है। ठीक है, एग्जाम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि 2.5 घंटे का आपका परीक्षा होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, 2.5 घंटे में बहुविकल्पीय प्रश्न आपको हल करने होंगे। प्रश्नों की संख्या 150 होगी। जो प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर होगा, डिफिकल्टी लेवल होगा, वो स्नातक स्तर का होगा, ग्रेजुएशन स्तर का होगा, यानी पढ़ाई अच्छे से करिएगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न रहेंगे, अनिवार्य रहेगा सभी के लिए। बस आपको चुनाव करना, इनका खा गा में करना है चुनाव। ठीक है, चाहे आप का लीजिए, चाहे खा लीजिए, चाहे गा लीजिए, ग्रेजुएशन में कुछ भी पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब अगर आप जैसे सपोज करो आप का नंबर लेते हैं तो यहाँ पर संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में इसमें से कोई एक लेना होगा आपको, और इसके 100 प्रश्न आएंगे। अगर आप खा का चुनाव करते हैं, सामाजिक अध्ययन का चुनाव करते हैं, सामाजिक अध्ययन में बेसिकली 4 चीजें आती हैं। ठीक है, और 4 चीजें का मतलब इसमें आएगा आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ये 4 ही चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है सामाजिक अध्ययन में। विज्ञान गणित की बात कर लेते हैं तो विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा और आपको गणित भी पढ़ना पड़ेगा। अब अगर विज्ञान के अंतर्गत बात करें तो फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान का सिलेबस में वही है। सिलेबस वगैरह अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग हमारी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पीडीएफ में भी यहाँ पर दिया गया है, नीचे शायद नहीं दिया गया है तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारी वेबसाइट है governmentjobcenter.com। यहाँ पर ये लिंक दिया गया, जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पर देखिए डाउनलोड सिलेबस पीडीएफ, यहाँ से आप लोग सिलेबस इसका डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक इस पर स्पष्टीकरण आपका हो गया होगा। प्रधानाध्यापक के बारे में बता दें, प्रधानाध्यापक के लिए भी सेम टू सेम यही सारी चीजें, एलिजिबिलिटी है, सब कुछ है जो हमने बताया। ये वाला पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहेगा, प्रधानाध्यापक के लिए भी। बस अंतर क्या होगा, प्रधानाध्यापक के लिए दूसरा पेपर एक अलग से करवाया जाएगा, जो कि होगा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का। इसमें 50 प्रश्न आएंगे, पूर्णांक 50 होगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और इसका भी जो डिफिकल्टी लेवल है ग्रेजुएशन स्तर का यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, बस यही एक अंतर है। आप चाहें तो सहायक अध्यापक के लिए आवेदन करें, चाहे तो आप लोग आवेदन करें प्रधानाध्यापक के लिए, चाहे तो आप आवेदन करें दोनों के लिए। अब अगर पात्र हैं तो दोनों के लिए भी आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। तो यहां पर दोस्तों पहले ही बता दिया गया था कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 65% मार्क्स क्वालिफाइंग है, कम से कम इतने लाने कंपलसरी है। उसके ऊपर जब लाएंगे तब मेरिट आपकी बनेगी। रिजर्व कैटेगरी के लिए 60% नंबर लाना जरूरी है, यानी 150 में से 90 नंबर, और अनरिजर्व के लिए 150 में से 97 अंक लाना जरूरी है। ठीक है, अब मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट के बारे में दोस्तों इसी जियो में यहाँ पर इन्होंने दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो नियमावली है। इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो मेरिट कैसे बनेगी इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे मेरिट बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी एकेडमिक भी जोड़ी जाएगी, लिखित परीक्षा भी जोड़ी जाएगी, उसके आधार पर मेरिट बने। जैसे प्राइमरी भर्ती में 69,000 मेरिट बने, सेम टू सेम उसी तरीके से हाई स्कूल में जितने आप प्रतिशत अंक पाए हैं उसका 10% निकाला जाएगा। इंटर में जितने प्रतिशत अंक हैं आपके उसका 10% निकाला जाएगा। स्नातक में जितने प्रतिशत अंक हैं उसका 10% निकाला जाएगा।
और ये प्रशिक्षणार्थी का मतलब होता है बीएड किया है या डीएलएड किया, जो कोर्स किया है उसमें कितने प्रतिशत अंक है उसका भी यहाँ पर आपको निकाला जाएगा परसेंटेज 10%। और भर्ती परीक्षा जो लिखित परीक्षा होगी उसमें जितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे, जैसे लिखित परीक्षा में आप जो एग्जाम होगा इसमें आप 90 नंबर पाए तो इसका मतलब 60% अंक आपने प्राप्त किए, तो 60 का 60% निकाला जाएगा। इस हिसाब से आपका गुणांक बनेगा, गुणवत्ता अंक बनेगा, और इसका फिर जिस तरह से प्राइमरी में मेरिट से चयन हुआ है उसी तरीके से आपका यहाँ पर चयन होगा। तो चयन के लिए लिखित परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाइए, 120 से 125 अंक लाने की कोशिश करिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है आपका। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप डायरेक्टली इस पेज पर यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक कर देना है, आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन खुलेंगे, सारी चीजें दी गई हैं। आवेदन फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ पर भी वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से भी आप लोग क्लिक करके डायरेक्टली देख पाएंगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे संबंधित भी आ रहे थे पदों की संख्या के बारे में। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 1894 पद हैं। सब्जेक्ट वाइज पदों की संख्या के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, इस वजह से मैं अभी आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। जैसे ही कोई सूचना आती है सब्जेक्ट वाइज पदों की संख्या को लेकर के तो हमारे चैनल पर उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसके लिए हमने वीडियो बनाया, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको ये ध्यान देना है कि गलती नहीं करनी है, क्योंकि संशोधन का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद।